एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं अजय शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी समय के बाद एक नया वीडियो जो कि आप सबके लिए मैंने बनाया है। ख़ास करके जो मेरे BBA वाले स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर में और उनके आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनका एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि स्टार्टअप एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पर ये दोनों जो आपके यूनिट है वो एक बार आपको शॉर्ट में बहुत ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप सबको समझने में आसानी रहे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर यूनिट 1 और ये यूनिट 2 दोनों यूनिट है, उसके अंदर अलग अलग कुछ टॉपिक दिए हैं। जैसे कि इसमें पहला जो है वो फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, गिल्ड सिस्टम यानी कि श्रेणी, एंशिएंट एंटरप्रेन्योर्स एंड रिस्क टेकिंग कल्चर, एंड आखिरी जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एंशिएंट मार्केट्स एंड ट्रेड फेयर्स, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स। ठीक है मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो यूनिट है वो है भारतीय नॉलेज इन बिजनेस स्टार्टअप एंड इनोवेशन, जिसका यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि वेटेज जो यूनिवर्सिटी का दिया है वो है 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ये इसका मतलब क्या है? दिस यूनिट इज हाईलाइट्स हाउ बिजनेस practices in ancient India contributed to today's entrepreneurial culture। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशियंट इंडिया। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था और हमारे जो दिग्गज लोग हैं, या तो जो आप कह सकते हो कि भारत के जो व्यापारी है, वो कितने अच्छे से और कैसे अपना बिजनेस करते थे। जो फ्लरिशिंग यानी कि बहुत ही चमकता हुआ हमारा जो भारत था और उनका जो ट्रेड था और कॉमर्स था वो कैसे काम करता था। तो एंशियंट इंडिया वाज अ मेजर हब फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। आप मानो कि एक दुनिया में हमारा जो देश है बड़ा ही जाना माना देश था और अभी भी है। खैर, तो लोग उसको बहुत मानते थे। ट्रेड हैपन बोथ विद इन इंडिया यानी कि इंटरनल ट्रेड भी हुआ करता था, विथ अदर कंट्रीज जो कि एक्सटर्नल ट्रेड है, लाइक रोम, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी हमारा बिजनेस काफ़ी उस ज़माने में हुआ करता था। गुड्स ट्रेड इंक्लूडेड स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स। तो उस दौर की बात है जहाँ पर हमारा देश बड़े ही फेमस हुआ करता था अपने मसालों के लिए। टेक्सटाइल बिजनेस है, जैसे स्पाइसेस है, प्रेशियस स्टोन्स है, मेटल्स है एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। इंडियन ट्रेडर्स यूज सी रूट्स यानी कि जब हम व्यापार करते थे, हमारा जो माल सामान था वो समुद्र के रास्ते हम लोग बाहर के देशों में भेजा करते थे। एंड लैंड रूट्स लाइक सिल्क रूट बोला करते थे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट ट्रेड विथ स्टेबल करेंसी सिस्टम, मार्केट्स एंड सेफ ट्रैवल रूट्स। अभी दूसरा जो पॉइंट आ रहा है आपके जो यूनिट दिया है उसमें, वो है गिल्ड सिस्टम, जिसको बोलते हैं श्रेणी। यानी कि जो पहले के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे वो किस प्रकार से अपनी यूनिटी के साथ जुड़े रहते थे और कैसे अपना बिजनेस को आगे ले जाया करते थे। तो श्रेणी वॉज वेर अ ग्रुप्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, सिमिलर टू मॉडर्न बिजनेस एसोसिएशन। आज के ज़माने में जैसे हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे बिजनेस एसोसिएशंस रहते हैं, उस ज़माने की बात है, तो उसको हम श्रेणी बोला करते थे। दे कंट्रोल्ड, वो क्या करते थे, वो अपने फंक्शंस क्या था उनका, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करना था, वेजेस लोगों को बराबर से देना था, ट्रेनिंग भी दिया करते थे वर्कर्स को, बिजनेस एथिक्स जो है वो भी मेंटेन करना रहता था। श्रेणी जो यहाँ एक बात है कि श्रेणी ऑल्सो एक्टेड एज द बैंक्स हु लेंड द मनी टू ट्रेडर्स। जो अपने एसोसिएशन के साथ या यूनिट के साथ जुड़े रहते थे उनको वो अपनी सहाय भी करते थे, आर्थिक सहाय जिसको बोलते हैं। तो लैंडिंग मनी का भी बिजनेस इस प्रकार से हम श्रेणीज के द्वारा किया करते थे। दे प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी टू मेंबर्स, हेल्प ओल्ड एज, सिकनेस और एक्सीडेंट्स। अगर कुछ ऐसी बात है तो भी वो लोग मदद करते थे। ऐसी जो श्रेणियाँ हुआ करती थी वो अपने लोगों को मदद करते थे, मेंबर्स को। दिस इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस इन इंडिया। उस ज़माने में इसको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बोला करते थे।
अभी तीसरा जो पॉइंट दिया है पहला यूनिट में, वो है एंशिएंट एंटरप्रेन्योर्स एंड रिस्क टेकिंग कल्चर। हमारा जो एक संस्कृति हुआ करता है जोखिम लेने वाला, तो वो किस प्रकार से हुआ करता था। ट्रेडर्स इन एंशिएंट इंडिया वेर नोन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। बहुत ही ज़्यादा जोखिम वाला रहता था, फिर भी हम लोग कतराते नहीं थे, आगे बढ़ जाते थे। इन्वेस्टमेंट इन कारवान्स एंड शिप्स, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना, नया नया कोई इनोवेशन या आविष्कार करना, वो भी हमारे लहू में, हमारे उसमें था, भारतीय प्रणाली में। दे अंडरस्टूड रिस्क लाइक, उनको समझ में आता था और वो समझते भी थे कि क्या क्या रिस्क है, चाहे फिर वो वेदर का रिस्क हो, चाहे तो थेफ्ट का, चोरी का रिस्क हो, चाहे मार्केट प्राइस कोई बदलाव आ रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे, तो भी वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे। द एंटरप्रेन्योरियल कल्चर एनकरेज इनोवेशन, या तो फिर सेविंग एंड री इन्वेस्टमेंट और स्किल्ड बेस्ड प्रोडक्शन किया करते थे। अभी चौथा और आखिरी पॉइंट जहाँ पर हमें जो सीखना है वो है एंशिएंट मार्केट्स एंड ट्रेड फेयर्स, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। लार्ज मार्केट्स existed in place like पाटलिपुत्र, वाराणसी, उज्जैन, तक्षशिला। यहाँ पर एक छोटे छोटे जो मार्केट या ट्रेड फेयर जो हम बोलते हैं वो हुआ करते थे। ट्रेड फेयर किस वो जाना जाता था, मेला जिसको हम बोलते हैं, वेर अर्ली द फॉर्म ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन, जहाँ पर आज के ज़माने में जैसे हम देख पा रहे हैं कि कुछ एग्जीबिशंस लगते हैं, तो उस ज़माने की बात है कि जो मेला रहता है वो एक बिज़नेस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था कि जहाँ पर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए आप पायलट प्रोजेक्ट या लोगों को पता कर लो कि आपकी जो प्रोडक्ट या जो चीज़ें आप बना रहे हो वो कितना मार्केट में चलने वाला है, तो लोग भी अपनी राय आपको मालूम पड़ जाता था कि वो कितना सक्सेसफुल आगे हो पाएगा। और जैसे कि यहाँ पर अभी हम एक्सपोज ले करते हैं उस जैसे, तो वैसे ही जैसे ये दो नाम लिखे हैं, पाटलिपुत्र, वाराणसी, और भी बहुत सारी जगह पर हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें मेला लगा हुआ करता था। दीज फेयर्स एनकरेज, और ये फेयर आखिरकार में क्या एनकरेज करते थे, बिजनेस नेटवर्किंग बनाते थे, एक दूसरे को जानते थे और जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स है क्या नहीं वो जानकारी मिल जाती थी। बिजनेस नेटवर्किंग हुआ करता था और इनोवेशन भी मिलता था कि नए नए आपको आइडियाज़ या विचार भी उस मेले में आपको मिल जाया करते थे। एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू अ न्यू रीजन, कोई नया कोई रीजन आ रहा है तो उसमें आपको एक्सपांशन करना है, आप जो बना रहे हो कुछ दूसरा बनाना है, तो भी आपको आइडिया वहाँ से मिल जाया करता था। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा यूनिट है बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट में समझाने के बावजूद भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है मित्रों, आज तक अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले तो मेरा हौसला बना रहे। तो आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, जो कि है लोकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज एंड स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ स्मॉल एंटरप्राइज, जिसका यहाँ पर वेटेज आप देख पा रहे हो कि 35% है। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स हाउ टू चूज द राइट बिजनेस लोकेशन एंड स्टार्ट अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। आप अगर छोटा मोटा बिजनेस भी करना चाह रहे हैं और आपकी इच्छा है, यू विश टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो फिर आपको एक लोकेशन जो है वो बहुत ही अहम चीज़ होती है जो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि वो लोकेशन के बारे में आपको क्या क्या सोचना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन और नीड फॉर एंटरप्राइज लोकेशन, क्या ज़रूरत है। तो एंटरप्राइज लोकेशन मीन्स द प्लेस वेयर अ बिजनेस इज सेटअप। ये बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ लाइन है लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। चूजिंग द राइट लोकेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट अफेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही मान लो कि क्रूशियल हो रहा है। और जब अगर आप सक्सेसफुली कोई अच्छा लोकेशन सेट कर लेते हो तो इसका मतलब गारंटीड सक्सेस आपको मिल जाता है। तो क्या अफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेस टू कस्टमर्स, प्रॉफिटेबिलिटी पे असर करता है लोकेशन। अ गुड लोकेशन रिड्यूसेस एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ बिजनेस। मैंने जैसे अभी कहा आपको, अ गुड लोकेशन ऑलवेज गारंटी फॉर योर सक्सेस ऑफ योर एनी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्राइज लोकेशन, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट विच डिटरमाइंस
हाउ इजीली कस्टमर्स कैन रीच द बिजनेस, आपके बिजनेस तक आपका कस्टमर, चाहे फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों ना हो, आपका एजेंट ही क्यों ना हो, आपसे जो माल ले रहा है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, उसके लिए आपको एक लोकेशन जो है अच्छी जगह पर आपको रखना ज़रूरी हो जाता है। विच प्रोवाइड एक्सेस टू स्किल्ड वर्कर एंड ट्रेंड स्टाफ, आपको आसानी से जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वर्कर वो भी आपको मिल सके जैसा आप चाहते हो, चाहे आपको स्किल्ड लेबर चाहिए या तो अनस्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन आप आराम से वहाँ पर उस जगह पर उस लोकेशन में मिल जाए वैसा ही लोकेशन आपको सेट करना चाहिए या तो चूज़ करना चाहिए। इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट बेनिफिट सच एज सब्सिडीज एंड टैक्स एग्जम्पशन, जहाँ पर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है या तो फिर गवर्नमेंट अगर उसकी तरफ से कोई सब्सिडी मिल रही है और आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो उस लोकेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। विच इम्पैक्ट द कॉम्पिटिशन, सम एरियाज आर मोर प्रॉफिटेबल फॉर सर्टन इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर कंपटीशन को आप मात दे सकते हो। उस जगह पर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस लोकेशन पे तो शायद हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज, जो कौन कौन से फैक्टर है कि जब आप अपना लोकेशन सेट कर रहे हो उस वक्त आपको कौन कौन से फैक्टर या तो है जिसको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए या तो कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल नज़दीक में अवेलेबल हो जाता है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली बात हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये कोई नई बात है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि जहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है वैसा लोकेशन हमेशा ही एक बिज़नेस को बेनिफिट कर लेता है। और दूसरी बात है ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे फिर आपको हवाई मार्ग से मतलब कोई माल भेजना हो तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए। कोई ऐसा मटेरियल है जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या तो अगर शिप की बात करें तो कोई समुद्र मार्ग नज़दीक में हो, वैसी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी के बारे में आगे सोचना चाहिए। या तो रेलवेज भी है, वो कनेक्टिविटी है या नहीं, कितना दूर है कितना पास है, वो आपके बिजनेस सक्सेस के लिए लोकेशन जो है वो आपको सिलेक्ट करने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए जहां पर आपको ये सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है। और तीसरी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जो भी स्किल लेबर अनस्किल लेबर जो भी आप चाह रहे हो वो आपके आसपास में आपको आसानी से मिल जाना चाहिए, जिसकी कॉस्ट भी आपको कंसीडर करनी चाहिए कि जो वर्कर की जो कॉस्ट है या जो आप उनको पेमेंट देना चाहते हैं उनके वेजेस हैं वो लोकेशन पे निर्भर करता है। अगर ऐसा लोकेशन जहां पर आपको ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है लेबर का तो भी वो आपको ध्यान में लेना चाहिए। कैपिटल एंड फाइनेंस, जहाँ पर आपकी बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो आपको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ें आपको उसी लोकेशन के पास आसपास में देखना चाहिए। मार्केट प्रॉक्सिमिटी, कितना नज़दीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि अंतर, कितना डिस्टेंस है आपसे, आपका मार्केट कितना दूर है वो आपको सोचना चाहिए। अगर नज़दीक में मार्केट मिल रहा है, आपके बायर आपको जल्दी से मिल रहे हैं तो उसी लोकेशन पे आपको अपना जो भी चॉइस है वो फाइनल करना चाहिए। और है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा परेशान ना करे उस जगह पर या तो उसी लोकेशन के आसपास में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए वैसे लोकेशन पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, या तो फिर इंटरनेट है, वेयर हाउस है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, वो सब भी आपको आसानी से मिले उसी लोकेशन पे आपको अपना सिलेक्शन करना चाहिए। और कंपटीशन भी है वो सबसे कम हो, यानी कि अगर शॉपिंग स्ट्रीट्स है वाइल अदर अवॉइड कंपटीशन, आप देख सकते हो कि सम बिजनेस नीड टू नियर कॉम्पिटिटर्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेलर है वहाँ पर ही अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बायर भी मिले और फ़ायदा हो, लेकिन आप कंपटीशन को मात दे सके वैसा लोकेशन आपको पसंद करना चाहिए। तो ये एक और पॉइंट है जहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक साइट आप कैसे करें, आपको क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। मोस्ट इकोनॉमिक साइट आप कैसे बोलेंगे, तो एंटरप्रेन्योर्स कंपेयर डिफरेंट लोकेशंस एंड सिलेक्ट वन विच इज़ मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये तो हम सब जानते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले या तो कॉस्ट कम हो वैसा ही लोकेशन हमेशा ही सब लोग सिलेक्ट करना चाहेंगे। दे कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करते हैं, मेनली देखा जाए तो लैंड कॉस्ट कितना हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना हो रहा है, या तो लेबर अवेलेबिलिटी है या नहीं, फ्यूचर में कितना ग्रोथ है एक्सपांशन का, या तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या है वो भी देखना चाहिए। द मोस्ट इकोनॉमिक साइट इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम एक्सपेंसेस। ठीक है।
और पांचवा जो चीज़ है वो है सिलेक्शन ऑफ ए स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। कैसे सिलेक्ट करें? स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को बोलते हैं SSE, इज़ द बिजनेस विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड मशीनरी। जहाँ पर आपको मिनिमम या तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में आपको एम्प्लॉय और मशीनरी मिल जाए, वैसा बात। ठीक है, स्टेप क्या है वो आखिरी एक ये जो है वो देख लेते हैं। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस स्टेप्स लाइक आइडेंटिफाई। सबसे पहले क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड स्किल। आपको जिस बिजनेस में इंटरेस्ट है उसी में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है स्टडी द डिमांड इन द मार्केट। क्या वो बिजनेस के आगे डिमांड है भी या नहीं। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे रॉ मटेरियल आपके आसपास में मिल पा रहा है कि नहीं और लेबर अवेलेबल है कि नहीं, वो तीसरे नंबर पे आपको चेक करना चाहिए। फिर चौथा है इवेल्यूएट इन्वेस्टमेंट नीडेड। कितना पैसा चाहिए, बिजनेस में कितना लगने वाला है, वो एक इवेल्यूशन करना चाहिए और सामने आपको फिर बेनिफिट कितना मिल रहा है वो भी कंपेयर करना चाहिए। और एनालाइज कंपटीशन। सामने चल के आपके पास बहुत ज़्यादा सामने कंपटीशन है तो आपके पास उतनी स्किल है भी नहीं कि आप उसको मात दे सकते हैं या नहीं, तो एनालाइज करना चाहिए कंपटीशन को आगे बढ़ने से पहले। और एंश्योर गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट स्मॉल एंटरप्राइज। जो स्मॉल एंटरप्राइज आप चालू करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हो उसमें गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है वो एक बार आपको निश्चित तय कर लेना चाहिए आखिरी में। ठीक है, तो स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, जो सबसे पहला उनका जो मेजर कंपोनेंट क्या है कंसीडर आपको करना चाहिए। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव वो सेट करना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है। तो व्हाट बिजनेस वांट्स टू अचीव, प्रॉफिट कमाना है, आपको सर्विस देनी है, या तो इनोवेटिव बिजनेस करना चाहते हैं, या तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हो लोगों के लिए, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए कि लैंड, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। तीसरे नंबर पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टूल्स एंड मशीन्स एज पर प्रोडक्शन नीड्स। जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके रिलेटेड आपके आसपास में मशीनरी अच्छे से या तो फिर कन्वीनियंटली अवेलेबल है या नहीं, उनको रिपेयरिंग के लिए या सर्विस के लिए कुछ संसाधन अवेलेबल है या नहीं, वो भी चेक कर लेना चाहिए। रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो आइडेंटिफाई रिलायबल सप्लायर्स। जो सप्लाई आपको करने वाला है वो रिलायबल हो, आपको आपके टर्म्स पे वो आपका मटेरियल भेज पा रहा हो, तो उस जगह पर आपको अपना लोकेशन फाइनल करना चाहिए। एंश्योर क्वालिटी एंड स्टेबल सप्लाई भी आपको मिल जाना चाहिए या मिलते रहना चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो अरेंज द कैपिटल फ्रॉम द पर्सनल सेविंग, या तो फिर बैंक लोन आपको लेना है, गवर्नमेंट स्कीम से आपको करना है, इन्वेस्टर्स से लेना। MSME का मतलब होता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मार्केटिंग की अगर बात करें तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट्स आप कैसे करेंगे। डिसाइडिंग द प्राइस, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आप कैसे अपना डिज़ाइन बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे होगा। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स, दोनों की क्या मानसिकता है वो भी आपको तय कर लेना। यानी आपको समझने की ज़रूरत है कि कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स जो है वो किस प्रकार से है, उनको क्या चाहिए, और कॉम्पिटिटर के सामने आप कैसे लड़ाई करेंगे या तो कैसे खड़े उतर पाएंगे, वो भी मार्केट रिलेटेड एक टॉपिक है, वो भी आपको देखना चाहिए। इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्मॉल एंटरप्राइज थ्रू, आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो सब्सिडीज़ है, टैक्स एग्जेम्पशंस मिल पा रहे कि नहीं, लो इंटरेस्ट लोन भी वहाँ पर अवेलेबल है यानी उस जगह पर कोई बैंक आपको देने के लिए तैयार भी है या नहीं, वो सब चीज़ें आपको स्टडी करना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे रहेगा आपके एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पर कोई ट्रेनर अवेलेबल है या नहीं, या तो फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वहाँ पर मिल रहा है या नहीं, वो सब चीज़ें आपको देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। इस वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो चला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 यूनिट कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया है, और आगे भी हो सकता है कि कुछ और वीडियोस में बनाने वाला हूं, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो हम बनाएंगे जल्दी से जल्दी। अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एक बार आपसे फिर से उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें इसको, और लाइक का बटन तो बिल्कुल प्लीज़ दबा ही दीजिए, तो मेरा हौसला बना रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।